Assalamu alaikum and very warm welcome to your most favorite channel, The English Bites with Arshad Mahmood. आज की वीडियो का टॉपिक ट्रांसलेशन है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हमेशा स्टूडेंट को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का रट्टा ना लगाएं, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कैसे हम उर्दू से इंग्लिश में एक जबान से दूसरी जबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे प्रेजेंट सिंपल पर और प्रेजेंट सिंपल की ट्रांसलेशंस को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्रेजेंट सिंपल में एफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और आगे वाले तमाम सेंटेंसेस फिर आप मेरे साथ साथ करेंगे। पहला सेंटेंस है, अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में एक बेसिक स्ट्रक्चर रखता है जिसे हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं एंड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो व्हाट इज अ सेंटेंस को देख सकते हैं, जिसमें बहुत डिटेल में आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। इस सेंटेंस में अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को, और अ थिंग, अ पर्सन वी टॉक अबाउट, कि जिसमें हम किसी शख्स या किसी चीज की बात करते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या हम डूअर ऑफ एन एक्शन ढूंढ लेते हैं कि अगर सेंटेंस में एक्शन मौजूद है तो हमें यह देखना है कि इस एक्शन का डूअर कौन है, वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में एक्शन है हकारत की नजर से देखना, और उसको करने वाले लोग हैं अमीर। तो अमीर तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, यहां होगी बात क्लियर। देन हमारे पास वर्ब हमें नजर आ रहा है कि हकारत की नजर से देखना, ये पूरा हमारे पास वर्ब मौजूद है, एक्शन है सेंटेंस में। और देन रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी किनको देखा जा रहा है हकारत की नजर से, वो है गरीब। तो यानी ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो सामने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क है इसको फाइनल शक्ल देने से पहले क्या हमने इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है। अगर था होता तो एग्जैक्टली ये पास्ट होता, देखते होंगे होता तो यकीनन वो फ्यूचर होता। तो है शो कर रहा है कि इट्स प्रेजेंट, ये बात तो क्लियर हो गई। अब प्रेजेंट में फिर कहां प्लेस करें, इंडेफिनिट में, कंटीन्यूअस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हम इस सेंटेंस के सेंस को समझेंगे। ये सेंस है जर्नल ओपिनियन का, अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं, ये जर्नल ओपिनियन है। और जब जर्नल ओपिनियन की बात की जाती है, जर्नली ट्रू स्टेटमेंट की बात की जाती है, हैबिट्स की बात करते हैं हम, ठीक है ना, ऑर्डर्स की बात करते हैं, ये हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल में कि हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं इन तमाम चीजों के लिए। तो स्टेटमेंट में एक जर्नल ओपिनियन है, एक जर्नली बात की जा रही है कि आमतौर पर यह देखने में आता है कि अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं। तो जनरल ओपिनियन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर लिया, और उसका टेंस और टेंस के साथ उसकी टाइप भी फाइंड कर ली कि वो किस में जाएगा। तो यानी इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो वो बन रही है द रिच, जो कि सब्जेक्ट है, पहले आ गया अमीर, हकारत की नजर से देखना डिसडेन, डिसडेन का मतलब है हकारत की नजर से देखना। प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई। एंड देन गरीबों को देखा जा रहा है तो द पुअर, द रिच डिसडेन द पुअर। ट्रांसलेशन इज डन, ठीक है। अच्छा, डिसडेन की जगह आप स्कॉन भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है।
डिफरेंट विकैबुलरी है, आप स्कॉन भी यूज कर सकते हैं, आप लुक डाउन अपॉन भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जो भी आपको वर्ड याद हो। जरूरी नहीं होता कि आपके पास तमाम सिनोनिम्स मौजूद हो और बहुत बड़ी विकैबुलरी, जो भी मुनासिब वर्ड आपके जहन में आ रहा हो या आपको याद हो, आप उसे यूज कर लें। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ ट्रांसलेशन पर हम बात ना करें, बल्कि इंशाल्लाह हम विकैब पे भी बात करेंगे, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये दुकानदार कम तोलता है। मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इसे ट्राई करें। जी, आई एम श्योर आप लोगों ने सेंटेंस बना लिया होगा। तो देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या बन रही है और कैसे बन रही है। द शॉपकीपर वेज लेस, ये दुकानदार कम तोलता है। दिस शॉपकीपर, ये दुकानदार, ठीक है ना। यहां पे सब्जेक्ट हमें पता है कि दिस शॉपकीपर है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला, एक्शन का डूअर जो है वो जनाब दुकानदार है। अब तोलना, तोलने की इंग्लिश है वे, ठीक है, तोलने की इंग्लिश है वे। और चूंकि दिस शॉपकीपर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल रूल हमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना होगा। तो एग्जैक्टली वे के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। तो दिस शॉपकीपर वेज। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। हां, इस सब्जेक्ट में तोलने को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए कम का वर्ड यूज किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में लेस कहते हैं, जो कि एक एडवर्ब है। दिस शॉपकीपर वेज लेस। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए। मेरा भाई मुझे तंग करता है। देखते हैं जो आपने बनाया और जो मैंने बनाया उसमें कितना फर्क है। माई ब्रदर टीजेस मी, अगेन सब्जेक्ट माई ब्रदर, टीजेस तंग करने के लिए वर्ब यूज किया जाता है टीज, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हमने एस उसके साथ लगा दिया। तो माई ब्रदर टीजेस मी इज बेसिकली अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि वो तंग मुझे करता है, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एंड में लिख दिया। तो माई ब्रदर टीजेस मी, ये एक फाइनल सेंटेंस की शक्ल हमारे सामने आई। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए। जमील अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है। इस सेंटेंस की इंग्लिश देखते हैं। जमील laughs at their friends, laughs at फ्रेजल वर्ब है। मजाक उड़ाना, उड़ाना नहीं चाहिए, किसी पर हंसना नहीं चाहिए हमें, किसी की गलती पर या किसी भी काम पर हमें हंसना नहीं चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। laughs at कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना, ठीक है। जमील laughs at their friends, जमील अपने दोस्तों पर हंसता है या जमील अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए। वसीम अपने आप को 30 मार खान समझता है। अब शायद यहां पे आपको 30 मार खान की विकैबुलरी तंग करे कि 30 मार खान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन में, तो वसीम बेसिकली यहां पे सब्जेक्ट है और समझना यहां पे बेसिकली आपका जो है वो एक्शन है। लेकिन 30 मार खान यहां यूज किया गया, जो कि थोड़ा सा मुश्किल विकैबुलरी हो सकती है आप लोगों के लिए। और एक और चीज यूज की गई, वो है अपने आप को। ये यहां रिफ्लेक्ट किया रहा है, वसीम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी अपनी ही बात कर रहे हैं, वो अपने को ऐसा समझते हैं। अगर किसी और को समझते तो फिर यहां अपने आप को ना होता। वसीम उसको 30 मार खान समझता है, वसीम हमें 30 मार खान समझता है, लेकिन इस वक्त वो जनाब अपने बारे में ही ऐसा कह रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को आया। यहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ट्रांसलेशन देखिए। वसीम गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, बहुत आसान सी ट्रांसलेशन है। 30 मार खान समझना,
को इंग्लिश में गिव्स वंस ईयर्स, ठीक है ना। सिंपली ये आप फ्रेजल वर्ब यूज कर ले, इसका मतलब है 30 मार खान समझना, समझना कंसीडर उसको अलग ट्रांसलेट करना, फिर 30 मार खान की ट्रांसलेशन ढूंढना कि उसे क्या कहते हैं। तो एक फ्रेजल वर्ब यूज कर लें जिसका मतलब ही है 30 मार खान समझना। वसीम गिव्स हिमसेल्फ ईयर्स, वसीम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए जी। वो हर वक्त अपना ढोल पीटते रहते हैं। देखिए ट्रांसलेशन की तरह, दे ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। अब यहां पे हर वक्त, हमेशा, ठीक है, तो उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑलवेज यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन में भी आता है, हिंट वर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की वीडियो में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। और देन अपना ढोल पीटना यानी अपनी ही शौहरत के गीत गाना, उसको हम कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब वंस की जगह कोई भी हो सकता है जिसकी बात की जा रही है, कि वो उसका पीटता है, उनके पीटते हैं, अपना पीटता है, जो भी है, वो हर वक्त अपना ढोल पीटते रहते हैं। तो दे ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। आई एम श्योर कि प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ जी। नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एक बात को अच्छी तरह से जहन नशीन रखेंगे, और वो ये है कि हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव के लिए। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और डू नॉट और डज नॉट हम यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में। अब वो सब्जेक्ट को हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन है, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट यूज करेंगे, और अगर बाकी उनमें से कोई और है तो फिर हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस है आमिर मेरी बात नहीं सुनता, जिसकी इंग्लिश बनेगी आमिर डज नॉट लिसन टू मी। सब्जेक्ट नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, चूंकि आमिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देन लिसन, और लिसन के साथ हम ऑब्जेक्ट लिखने से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। लिसन मी, इट्स रॉन्ग, लिसन टू मी। अब यहां पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बात को और आप कहेंगे बात को तो टॉक कहते हैं, तो मेरी बात माई टॉक, आमिर डज नॉट लिसन टू माई टॉक, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं होगी। आमिर डज नॉट लिसन टू मी, आमिर मेरी नहीं सुनता। अब आमिर मेरी नहीं सुनता तो मतलब आमिर मेरी बात नहीं सुनता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग ट्राई कीजिए। मैं किसी की बेइज्जती खामख्वा नहीं करता, यानी खामख्वा बेवजह, बगैर किसी रीजन के। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो आई डू नॉट इंसल्ट, इंसल्ट बेइज्जती करना, ठीक है, इंसल्ट बेइज्जती करना वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट जो है वो आई है तो हमने डू नॉट यूज कर लिया, तो आई डू नॉट इंसल्ट, मैं बेइज्जती नहीं करता किसी की, यहां ऑब्जेक्ट हो गया तो ये हो गया एनीवन। आई डू नॉट इंसल्ट एनीवन, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता। अब ख्वामखा जो बीच में है वो है कि बगैर किसी वजह के, यानी विदाउट रीजन, हमने एंड में लिख दिया, तो आई डू नॉट इंसल्ट एनीवन विदाउट रीजन। दिस इज राइट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट ट्राई कीजिए जी। किसान मवेशियों को नहीं हाँकता है। ट्रांसलेशन देखें, द फार्मर डज नॉट ड्राइव द कैटल। अब यहां पे ड्राइव का वर्ड यूज किया गया हाँकने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, किन्हें, मवेशियों को। डज नॉट, चूंकि फार्मर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज नॉट यूज किया। मवेशियों को द कैटल, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर हम देखें तो मवेशियों यूज किया गया है, यानी उर्दू में जमा यूज की गई है, तो इंग्लिश में भी एग्जैक्टली हमें इसका प्लूरल देखना होगा।
लेकिन कैटल एक ऐसा वर्ब है जिसका प्लूरल नहीं है। हम ये पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि नाउन के बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते, लाइक इंफॉर्मेशन, लाइक फर्नीचर, लाइक लगेज एंड सो ऑन, बहुत है। इस पर एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी जल्द, ठीक है। तो द फार्मर डज नॉट ड्राइव द कैटल, द कैटल्स नहीं लिखना आपने, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए। जी, दिस हैन डज नॉट ले एग्स, ये मुर्गी अंडे नहीं देती है। मैट्रिक में अक्सर बच्चों को ये जुमला मैंने रटते हुए देखा है, और वो बहुत अच्छी तरह से रटते हैं और फिर बाद में वो ले की जगह गिव लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें, अंडे देने के लिए हम ले का वर्ड नॉर्मली यूज करते हैं। दिस हैन डज नॉट ले एग्स। आई एम श्योर सेंटेंस आपको समझ आ गया। वो पढ़ने से जी नहीं चुराते हैं। अब यहां पे जो वर्ब है वो जी चुराना है, और किससे जी चुराया जा रहा है? पढ़ने से, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन जी चुरा रहा है? वो चुरा रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो यानी इसकी दे डू नॉट शर्क स्टडीज, वो पढ़ने से जी नहीं चुराते हैं। याद रखिएगा कि कुछ वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश में ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमें ऐसा लग रहा होता है उर्दू से जब हम देख रहे होते हैं उससे कि इसमें प्रपोजिशन आना चाहिए। जैसे पढ़ने से, आप देख रहे हैं पढ़ने से यूज किया गया है, तो अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं दे डू नॉट शर्क फ्रॉम स्टडी। तो नहीं, हमें फ्रॉम यूज नहीं करना। शर्क का मतलब ही है से जी चुराना, किसी भी काम से जी चुराना के लिए हम शर्क का वर्ड यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसी बहुत से और वर्ड है। ट्रस्ट जैसे देख लें, मुझे तुम पर एतमाद है, तो तुम पर एतमाद है में हम पर को ट्रांसलेट ही हम कहते हैं आई ट्रस्ट यू, ठीक है। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर एतमाद है, पर यहां हम ट्रांसलेट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे हिंट्स हैं जो इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम अपनी ट्रांसलेशन की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं इंटरोगेटिव वीडियोस ट्रांसलेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने हेल्पिंग वर्ब को अपने ध्यान में रखना है, और वो है डू एंड डज, जिसका हमने सवालिया जुमला बनाने के लिए यूज करना है प्रेजेंट सिंपल में। और एक बात कि नेगेटिव में डू एंड डज के साथ हम नॉट लगा के सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में प्लेस करते हैं, लेकिन सवालिया बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू एंड डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ये बात अच्छी तरह से आपने ध्यान में रखनी है। और एंड में हम क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं इंस्टेंट ऑफ फुल स्टॉप। पहले जुमले को देखते हैं, क्या माली फूल चुनता है? वर्ब है यहां पे चुनना, ऑब्जेक्ट फूल है क्योंकि फूल चुनने जा रहे हैं। माली चुन रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फाइंड करने के बाद हमने क्या को देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्या को देखना है। और क्या जो है वो डू एंड डज है। अब वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या की ट्रांसलेशन डज होगी, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा है तो फिर क्या की ट्रांसलेशन डू होगी। यानी इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये होगा डज द गार्डनर, क्योंकि द गार्डनर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज द गार्डनर चुनना, प्लक, और फूलों को फ्लावर कहते हैं, तो डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर। और अगेन पॉइंट टू रिमेंबर कि क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सितारे आसमान पर टिमटिमाते हैं? इंटरेस्टिंग उर्दू, टिमटिमाना अच्छा वर्ड है वैसे। क्या सितारे आसमान पर टिमटिमाते हैं, और क्या वही डू और डज में से कोई एक यूज करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ट्रांसलेशन को देखा हमने तो स्टार्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने डू लगा दिया। टिमटिमाना के लिए हम वर्ड ट्विंकल यूज करते हैं, बचपन में आप पढ़ा करते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो सितारे टिमटिमाते हैं, स्टार्स ट्विंकल। क्या सितारे टिमटिमाते हैं? डू स्टार
स्टार्स ट्विंकल, क्या सितारे आसमान पर टिमटिमाते। अब डू स्टार्स ट्विंकल, आसमान पर, ऑन द स्काई। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट सेंटेंस को ट्राई कीजिए जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल का काम करते हो। अब यहां पे फिर क्या आ गया, तो वो जो कि हम सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे कि डू लगाना है कि डज लगाना है। तो यानी हमने यहां देखा कि यू यूज किया गया है, तो यू की जगह हमने डू लगा दिया और डू ही दोबारा हमने यूज किया। अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये जो डू है ये मेन वर्ब है। ये बात याद रखिएगा, पहला डू जो सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि क्वेश्चन बना रहा है, इंटरोगेटिव बना रहा है सेंटेंस को। और सेकंड हमारे पास जो डू यूज किया गया है वो वर्ब है, जिसका मतलब होता है करना। तो डू योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम करते हो, या क्या तुम स्कूल का काम करते हो। अब यहां पे स्कूल होमवर्क लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होमवर्क नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट, ये वर्ड यही देता है कि आपको स्कूल से कोई काम मिला है, तो आप सिंपली स्कूल होमवर्क नहीं लिखेंगे बल्कि होमवर्क लिख लेंगे, तो इट्स इनफ कि डू यू डू योर होमवर्क, क्या तुम स्कूल का काम करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए जी। अब यहां पे क्या मौजूद नहीं है, स्टार्ट में क्या नहीं है हमारे पास, इसका मतलब अब डू एंड डज तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या पहले होता तो हम डू एंड डज लगाते। असल मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन में मैंने तमाम सेंटेंस टाइप्स डिस्कस किए हैं, जिसमें इंटरोगेटिव में ये बताया है कि क्वेश्चन तीन तरह से बनते हैं। एक तो इंटरोगेटिव होते हैं जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरा जो ये सेंटेंस है कि डॉक्टर खस्ता हाल मरीज की नब्ज क्यों नहीं देखता है, ये WH क्वेश्चन है। इनका डिफरेंस भी उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो डॉक्टर खस्ता हाल मरीज की नब्ज क्यों नहीं देखता है, ऐसी सूरत में हम डू एंड डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास WH वर्ड आ गया, क्यों, वाई। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो चूंकि WH वर्ड आ गया तो वो हम पहले लिखेंगे और देन हम डू एंड डज में से कोई एक लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे व्हाई डज द डॉक्टर नॉट फील द पेशेंट्स पल्स। अब याद रखिएगा, नब्ज चेक करना, पल्स चेक करने के लिए हम फील का वर्ड यूज करते हैं, चेक यूज नहीं करेंगे कि व्हाई डज द डॉक्टर नॉट चेक द पेशेंट्स पल्स, फील यूज करेंगे आप। ठीक है ना, क्योंकि आप जब हाथ रखते हैं नब्ज पे तो आप नब्ज को फील करते हैं। ठीक है, श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई कीजिए जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुलाजमीन रिश्वत क्यों लेते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, शायद इसका जवाब कोई भी ना दे सके कि वो रिश्वत क्यों लेते हैं। चलो एनीवे, हम अपने ट्रांसलेशन सेंटेंस मेथड्स पर चलते हैं। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, व्हाई डू सर्वेंट्स टेक ब्राइब। ब्राइब कहते हैं रिश्वत को, और टेक लेना, और क्यों यूज किया गया है, यानी क्या मौजूद नहीं है। तो अगर सेंटेंस में क्या नहीं है शुरू में, तो इसका मतलब कि वो इंट्रोगेटिव नहीं है, वो WH क्वेश्चन है, हम WH वर्ड यूज करेंगे। अब वो क्यों भी हो सकता है, वो क्या भी हो सकता है, वो कहां हो सकता है, वो कब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मुलाजमीन रिश्वत क्यों लेते हैं, व्हाई डू सर्वेंट टेक ब्राइब। आई एम श्योर कि आपको इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज क्लियर नाउ।
कि प्रेजेंट सिंपल में हम उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, इन्हें एज प्रैक्टिस ट्रांसलेट कीजिए। इनके आंसर्स आपको मेरे एफबी पेज द इंग्लिश बाइट विद सर अरशद महमूद पर मिल जाएंगे, और अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो एफबी पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। मजीद इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके पास हाजिर होता रहूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।